नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो वक्फ कानून पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में जिरह बहस की जा रही है। लगातार ये सुनवाई जारी है। कल भी हमने देखा कि पौने 4 घंटे की तकरीबन इस पर बहस हुई, या मैं कहूं कि कपिल सिब्बल की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बातों को रखा गया पौने 4 घंटे तक। हर एक पॉइंट पर तफसील से चर्चा हो रही है, सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज तुषार मेहता जो कि सरकारी पक्ष की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने भी अपनी तमाम दलीलों को रखा है। लेकिन साफ तौर पर जो सुनने के लिए जो अभी तक मिला है, जो देखा है अब तक, जो क्योंकि सुबह से ही आप डीबी लाइव पर लाइव देख रहे हैं इस पूरी ही सुनवाई को, और उसका हिंदी में प्रसारण भी आप देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि तुषार मेहता की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं वो दलीलें दरअसल अभी तक लचर साबित हो रही हैं। क्या फैसला इसको लेकर आता है, इससे कहीं ना कहीं ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये पता है कि जब सीजीआई खन्ना इसको सुन रहे थे, तब 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, नुक्ते थे इसके, उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। उसके बाद सीजीआई खन्ना रिटायर हुए और बीआर गवई की बेंच को इसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद से ये दूसरी सुनवाई है जो हो रही है। लेकिन अभी के अपडेट में आपको बता दूं, क्योंकि कोर्ट ये चाहता है कि अब जो ये सुनवाई शुरू हुई है ये फैसले तक पहुंचे, ये नतीजे तक पहुंचे, और ये बिल असंवैधानिक है, इसको लेकर लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है, यानी कि इसको असंवैधानिक बताने के लिए। आज जिस तरह के पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें ये कहा गया तुषार मेहता की तरफ से कि वक्फ बाय यूजर जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देकर ये कहा गया। उन्होंने कहा कि वक्फ जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। इसको सेकुलर बताने की कोशिश जो है वो की गई है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इसमें रखे गए हैं। और इसमें मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे जो एक्सपर्ट है उनके पास जाऊंगी, जो कि इस मामले में वक्फ कानून मामले में, इस पूरे मामले में वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनसे मैं बात करूंगी। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मेरे साथ होंगे और सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को लेकर आइए ताकि चर्चा का उनसे हम आगाज करें, ताकि वो बता पाए कि आखिर अब तक कोर्ट में क्या क्या चला है और क्या क्या दलीलें उन्हें लगती हैं कि बाकी में महत्वपूर्ण है। शाहिद अली साहब मेरे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस पूरे मामले में भी वकील हैं वो वक्फ के मामले में। मेरे साथ यूसुफ अंसारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बारीकी से वक्फ के मामले को वो देखते रहे हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत, इस्तकबाल। कमाल फारूकी साहब अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। शाहिद साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। कल और आज और उससे पहले जो कुछ कोर्ट में हुआ है, कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, और जो बातें कही जा रही हैं कि वक्फ बाय यूजर फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 25-26 का हवाला, इसको सेकुलर बताना, इसको दूसरे धार्मिक बोर्ड से अलग बताना, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना कि एक तरह से वक्फ बोर्ड को ट्रस्ट की तरफ ले जाता हुआ ये पूरी बहस जा रही है। तो इससे सरकार की मंशा भी साफ तौर पर पता चलती है। और ये भी कहना कि दूसरे किसी मुल्कों में तो वक्फ बोर्ड है नहीं, वहां तो ट्रस्ट है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों? जी बिल्कुल, सरकार की मंशा साफ है। उनकी जो बहस है इसी बात पर केंद्रित है साहब। ये उन्होंने एक आर्गुमेंट और दिया कि देश में जितनी भी जमीनें हैं उसकी सरकार की ही तो हैं वो। तो ये जो अपने आप में चीज है कि वो तो सीधे सीधे इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये सारी जमीनें हमारी हैं। अब जो फंडामेंटल राइट एक पहले जमीन का होता था आर्टिकल 300 में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसलिए ये जमीन वक्फ बोर्ड की होते हुए भी वो सरकारी जमीन ही है। एक तरह से उनकी जो मंशा है वो ये कहने की है। जो दूसरी बात है कि साहब इसको ट्रस्ट के तौर पे माना जाना चाहिए। अब कमाल की बात है, बल्कि उन्होंने एक आर्गुमेंट ये भी दिया कि जो मुसलमानों का वक्फ है वो सबका सब ट्रस्ट में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। एक प्रोविजन वो लेके भी आए हैं इसके अंदर कि जो वक्फ ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको भी कोई आदमी अगर ट्रस्ट में करवाना चाहे तो ट्रस्ट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो सीधे सीधे से ये जो धर्म का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25-26 में, ये सीधा सा उसमें हस्तक्षेप है। ना सिर्फ ये धर्म के अधिकार में हस्तक्षेप है, बल्कि आर्टिकल 29 में हम लोगों को, तमाम देश के लोगों को एक अधिकार है अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का। जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, या जितनी भी जो ऐतिहासिक महत्व की जितनी भी इमारतें हैं, वो सबको संरक्षित करने का हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 वो राइट हमें देता है। अब इस एक्ट के बाद में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, इसमें इन्होंने प्रावधान ऐसा किया है
कि अगर वो नाफिज हो गया, जो कि होने की हमें पूरी उम्मीद है कि नहीं होगा नाफिज, तो आप समझ लीजिए कि जो प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991 है वो भी इवेंचुअली खत्म हो जाएगा, एक ही स्ट्रोक में। देख कितनी सारी चीजें कर रहे हैं ये, कि आपका प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991 भी खत्म कर रहे हैं ये साथ में वो भी पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है। दूसरा कानून जो 1954 का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट या एंशिएंट प्रॉपर्टीज एक्ट, ये उन दोनों पे वहां पर सीधा सीधा से अटैक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में एक धारा है, धारा 16, उसमें लिखा हुआ है कि कोई अगर हमारी प्रॉपर्टी, यानी कोई दरगाह है, खानका है, मस्जिद है, कुछ भी है या कब्रिस्तान है, अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको एक्वायर कर लेता है, उसकी एक आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होने की वजह से, एंशिएंट वैल्यू होने की वजह से, तो सेक्शन 16 के माध्यम में ये लिखा हुआ है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है कि उसका करेक्टर चेंज नहीं कर सकती सरकार, यानी जो उसका करेक्टर है वो करेक्टर रहेगा। यानी कोई प्रॉपर्टी है वो वक्फ है तो वक्फ ही रहेगी, वहां में नमाज होती है तो नमाज ही होती रहेगी, दरगाहों में जो चीजें होती हैं वो होती हैं, वही होती रहेंगी। लेकिन इसके बाद में जो एक्ट लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किस इन केस ऑफ डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट करने में कितनी देर लगती है, मैंने एक नोटिस दे दिया, ताजमहल पर रोज केस फाइल होते हैं, संभल की जामा मस्जिद, शाही मस्जिद पे केस ऑलरेडी हो चुका है, जामा मस्जिद पे रोज लोग अपनी पिटीशन फाइल करते हैं। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट उसका फौरन वक्त स्टेटस खत्म हो जाएगा, उसका जो नेचर है वो खत्म हो जाएगी, वो फौरन सरकारी संपत्ति बन जाएगी, और सरकारी संपत्ति बनने के बाद में हम उसको कोई कहीं भी अपोज नहीं कर सकते, कहीं उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं कर सकते। अपील अगर हम कब कर सकते हैं, जब रिपोर्ट आ जाएगी डीएम की। रिपोर्ट क्यों देगा डीएम? जैसे लाल मस्जिद में यहाँ पर दिल्ली में हमारे साथ में हुआ कि लाल मस्जिद निजामुद्दीन में एक जगह है जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बैक साइड में है, वहां पर एक बहुत बड़ी जमीन, तकरीबन 10 से 12 एकड़ जमीन सरकार ने उसको कब्जा कर ली इलीगल तरीके से, और वहां पर एक बिल्डिंग बना दी। अब बताइए, उसमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो सरकारी जमीन है या वक्फ की जमीन है, गजट कहता है वो वक्फ की जमीन है। तो इस तरह की चीजें जब तमाम ये हो जाएंगी तो आप यकीन जान लीजिए कोई ना तो वक्फ बचेगा, ना ये प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991 बचेगा। और इनकी जो बहसें हैं, इनके जो आर्गुमेंट्स हैं, इनके आर्गुमेंट्स मतलब हास्यास्पद हैं, इनके आर्गुमेंट्स में कोई तथ्य नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं है। अब ये एक बेमतलब की बात इन्होंने करी कि साहब पूरी दुनिया में वक्फ नहीं है। अरे भाई कहाँ वक्फ नहीं है, सब जगह तो वक्फ है। वक्फ पे तमाम तरह की चीजें सऊदी अरब के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, टर्की के अंदर भी नहीं, उनका जितने ये कहना है मुस्लिम कि ट्रस्ट है, कंट्रीज हैं। बोर्ड नहीं है, काउंसिल नहीं है, ट्रस्ट है। हम तो ये बात कहते हैं कि आपने बोर्ड बनाया क्यों, इन मुसलमानी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे दीजिए ना, इसका इलेक्शन होने दीजिए। ये इसका बोर्ड, इसका जो बोर्ड बने वो मुसलमान उसको गठित करें, मुसलमान इलेक्शन के जरिए करें। तो इन्होंने किया क्या है, सरकार ने पहले तो वक्फ को गुलाम बनाया, अपना एक बोर्ड बना करके, उसमें अपॉइंट कौन करता है, सरकार के लोग अपॉइंट होते हैं, यानी सरकार जिसको चाहती है उनको नॉमिनेट कर दिया, अपॉइंट कर दिया। इसका डायरेक्ट इलेक्शन तो मुसलमानों के जरिए होता नहीं है ना। तो जब आपने पहले तो इसको गुलाम बना लिया, अब आप कहते हो कि साहब गुलाम है ये, ऑलरेडी हम इसको पूरी तरह से ले लेते हैं, ये कौन सा आर्गुमेंट हुआ साहब आपका? तो वहां पर नाम कुछ भी हो, वक्फ बोर्ड नाम ना हो करके वहां पर कुछ और नाम है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है कि जो प्रॉपर्टी मुसलमान दान देना चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को, उसका मालिक अल्लाह हो जाता है, और उसका जो यूज है वो रिलीजियस यूज, चैरिटेबल यूज, सोशल यूज, जितने भी यूज इस्लाम के अंदर परमिसिबल है वो सब हो सकते हैं। तो आप बेसिकली सीधे धर्म के अधिकार के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हो। इनके पास इसके अलावा और कोई आर्गुमेंट नहीं है। देखिए नाम के नोमेनक्लेचर, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लॉ है कि नोमेनक्लेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोमेनक्लेचर क्या है, उसका आप नाम वक्फ बोर्ड दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, लेकिन आप उसकी अगर बेसिक संरचना को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप खत्म कर रहे हो तो ये दिक्कत वाली बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म करने की आपकी मंशा साफ है। आप कहते हो रिलीजियस नहीं है, आप कहते हो आर्टिकल 25-26 में उसका वो नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होता, तो आपका तो इंटेंशन सीधे सीधे ये होगी ना कि साहब ये पूरी तरह से इसका कोई रिलीजियस पर्पज ही नहीं है, ये तो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इनकी अपनी हो जाती है। तो ये जो चीज है ये वक्फ के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, आर्टिकल 25, 26, 29 के खिलाफ है, और आर्टिकल 14 के खिलाफ है। इसलिए ये जो एक्ट है पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इसीलिए ये कोई आर्गुमेंट इसके वास में नहीं दे पा रहे हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर ये कर रहे हैं, ये चीज का भी जवाब नहीं दे पा तो रहे। लेकिन क्या लग रहा है अभी शाहिद साहब, कल की आपने सुनवाई, आप तो कोर्ट में थे, कल भी आपने सुना और आज भी आपने सुना, अब कल फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी, यानी कि आर्गुमेंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं।
आपको क्या उम्मीद लग रही है? टॉप 5 वकील हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कल इसको लीड किया है। उधर से तुषार मेहता है, जाहिर सी बात है उनके साथ भी पूरी टीम है। आपको क्या उम्मीद लग रही है? आपको लग रहा है कि 3 जो मुख्य बिंदु थे जिन पर रोक लगाई गई थी, उन पर आपको लग रहा है उससे आगे अब मामला बढ़ सकता है? क्या इस पूरे कानून पर रोक लग सकती है? क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब तुषार मेहता ने ये कहा था कि जिन 3 मुख्य बिंदुओं पर रोक लगी है उससे ही इसकी शुरुआत की जाए। लेकिन फिर उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा नहीं, पूरे कानून पर बात होनी चाहिए, उसके हर बिंदु पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए तुषार मेहता साहब ने ऑनरेबल कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश करी, क्योंकि जो पहले जो बेंच थी वो 3 जजेस और थे, दूसरे थे। उन 3 जजेस ने ये माना कि इसके जो प्रावधान है, प्राइमा फेसाई ये 3 जो प्रावधान है ये तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत ही है। इसके अलावा और जो प्रावधान है उस पर भी हम बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर कल क्या कहा कि साहब से 3 प्रावधानों के ऊपर बात हुई है, उन 3 प्रावधानों के ऊपर ही आर्गुमेंट होना है। ऑनरेबल कोर्ट में ये सबमिशन दी गई कि साहब ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 3 जो बातें हैं इनको तो प्राइमा फेसाई ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि ये गलत है, इसलिए इन पे स्टे देने की बात हुई। यहाँ पर एश्योरेंस दिया गया, एश्योरेंस के माध्यम से वो स्टे हुआ। लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी विसंगतियां हैं और बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, तो हम सारी चीजों को आर्ग्यू करना चाहते हैं। सारे पॉइंट्स पर आर्ग्यू भी हुए। अभी भी एक पॉइंट जो उसमें इनहेरिटेंस का है, इनहेरिटेंस वाले पॉइंट को आर्ग्यू नहीं किया गया है, वो पहली डेट पे हुआ। लेकिन अभी जो आर्गुमेंट हो रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर आर्गुमेंट हो रहे हैं कि इसमें स्टे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो स्टे में मिला हुआ है। तो उसके बाद में जब इसकी पूरी तरह समाप्त होगी, हमें पूरी उम्मीद ये है कि जब हर पॉइंट पे समाप्त होगी तो ये पूरे का पूरा जो एक्ट है अमेंडमेंट, ये पूरा गैर कानूनी है, पूरा निरस्त होगा। ओके, आपके पास मैं लौट रही हूँ। कमाल फारूकी साहब जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और इन तमाम जाहिर सी बात है चीज पर वो एक पार्टी भी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कमाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा आपसे पहला सवाल, कल की हेयरिंग, आज की हेयरिंग, उससे पहले की हेयरिंग, आप इस पूरे मामले को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं और कौन से आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर आपको लगता है कि इस पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि वक्फ का जो स्वरूप है उसको पूरी तरीके से बदलकर इसको ट्रस्ट में बदलने की कवायद है? इस आप जो प्रॉपर्टीज हैं वो छीनने के लिए ये बनाया गया है? क्या आपको लगता है हर गली नुक्कड़ पर डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए और इससे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, ये इसका आपको मकसद लगता है? क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया कि भाई मंदिरों में या गुरुद्वारों में या चर्चों में भी क्या ऐसे किया जाएगा सेक्युलरिज्म के नाम पर, तो क्या वहां पे भी किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है वहां तो नहीं हो सकता, तो फिर सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों? सारी बातों का जवाब दे दिया, और शाहिद भाई ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो रिमार्केबल है। और मैं ये समझता हूँ कि डीप इनसाइड, जैसे कहते हैं ना, आदमी के दिल का चोट छुपा हुआ है, और जो डीप इनसाइड ये जानते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, वो वक्फ हम किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ नहीं करते हैं। हमारी अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो मेरी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, जो मेरी अपनी जाती प्रॉपर्टी है या मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, जो कि मेरे रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसके लिए कर। और ये कोई सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है। अगर आप इस वक्फ के पूरे कॉन्सेप्ट को नाम बदलकर अगर एंडावमेंट या कोई और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम दे दें तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्चेज हो, चाहे वक्फ की जमीनें हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, आप देखिए कितने कॉलेज, स्कूल, मदरसे जो हैं हिंदू और मुसलमानों के और हमारे सिख भाइयों के और क्रिश्चियंस के चलते हैं, वो सब इसी तरह से तो चलते हैं। वो ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर ही करते हैं। हमारा जहां तक ट्रस्ट का ताल्लुक है, हमारा कुरान मजीद ने वक्फ का जिक्र किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, प्रॉफिट के जमाने से मुझे वक्फ का कॉन्सेप्ट है और उसको बड़ा स्ट्रेंथन किया है। और उस वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर इवन मुसलमान भी अगर बेईमानी करना चाहें तो नहीं कर सकते। जिस पर्पज के लिए है उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मस्जिद है मिसाल के तौर पर और कमाल फारूकी उसके अंदर कोई दुकान लेकर उसको दुकान में कन्वर्ट कर देंगे, वो हराम होगा, वो कर नहीं सकते, इलीगल है। ये बात इनकी समझ में आ जानी चाहिए। जो हमारा ट्रस्ट का, देखिए जो एंडाउमेंट का, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और शाहिद भाई वेरी लर्नेड लॉयर, जो हम लोग लॉ है ना, लॉ को उस तरह से पढ़ें। जो मैं किसी के बाप की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर रहा हूं,
मैं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी जायदाद है जो मैंने हार्ड अर्न इनकम से कमाई है, टैक्स देकर कमाई। सपोज कर लीजिए मैं करोड़पति आदमी हूं और करोड़ों रुपए मैंने टैक्स दिया है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने बच्चों को देना, अगर मैं मरूंगा तो उसके हिसाब से मेरे बच्चों को और मेरे उसके, लेकिन जीते जी मैं अपनी प्रॉपर्टी को अगर किसी नेक काम के लिए करता हूं, जिसको मैं वक्फ कहता हूं उर्दू लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट का एक बहुत ही रिफाइंड जो फॉर्मेट है वो वक्फ है। वक्फ में किसी किस्म की तब्दील नहीं कर सकता, मैं अपनी जाती चीज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो उसका पर्पस है उस पर उसको चेंज नहीं कर सकता। तो कौन सी गवर्नमेंट और कौन सा कोई और कम्युनिटी का आदमी इसके अंदर कर सकता है? और अगर सपोज कर लीजिए, मैं आपसे एक बात ये पूछता हूं कि अगर ये मुसलमानों के साथ में एक ये फॉर्म कर देते हैं और यूनिफॉर्मली सबका काम इसी तरह से कर देते हैं, हमारे सिख भाइयों को भी कह देते हैं खबरदार कोई गुरुद्वारा आपका नहीं चलेगा, बल्कि हम बताएंगे कैसे चलेगा। मंदिर वालों को बता दें, अच्छा मंदिर भी क्या है, मंदिर भी आपको सनातन धर्म के अंदर 50 टाइप के सेक्ट्स हैं जिसमें देखते हैं एक मंदिर में दूसरा हिंदू नहीं जा सकता, दूसरे हिंदू में कोई हमारा जो निचली जात का आदमी नहीं जा सकता, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी चाहे मस्जिदें हों, चाहे हमारी दरगाहें हैं, हिंदू आए मुसलमान आए, मुसलमानों का कोई सा फर्का है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है हम अपने मजहब को किसी दूसरे के ऊपर नहीं प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं हम, लेकिन जो हमारा मजहब है, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझको राइट दिया है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वुड बी फ्री टू फॉलो इट्स रिलीजन। नमाज इज अ पार्ट ऑफ माई रिलीजन, nobody on earth can stop me. Kalma is a part of my religion. Nobody on I will give my life when anybody says कि कलमा मत करो, जान दे दूंगा लेकिन कलमा करता रहूंगा। Nobody can stop me going to खाना काबा for Hajj. Nobody can stop me of giving the zakat of a percentage amount of my wealth to the poor. Nobody can stop me. There are 5-6 pillars of Islam. Even if Kamal Farooqi wants to do it or his children wants to break a bit under the law, when such a beautiful law is there, why the hell I am not taking your property? लेकिन कमाल साहब आज ये कहा गया है, कमाल साहब ये कहा गया है कि फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड आर प्योरली सेकुलर, नॉट द सेम एज हिंदू एंडाउमेंट कमिश्नर्स। उन्होंने ये कहा है एसजी मेहता ने कि कृपया वक्फ बोर्ड के कार्यों को देखें, वो पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है। अधिकतम 2 और गैर मुस्लिम सदस्य होने से क्या इसके चरित्र में किसी तरह का कोई बदलाव आ जाएगा? वक्फ बोर्ड किसी भी वक्फ की धार्मिक गतिविधि को प्रभावित नहीं कर रहा है। वक्फ और अन्य धर्म बंदोबस्ती के बीच यही अंतर है। हिंदू बंदोबस्ती आयुक्त मंदिर के अंदर जा सकता है, पुजारी राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो तय करता है कि कितना पैसा खर्च किया जाना है, जैसे पूजा की या दूसरी वस्तुओं पर। तो जो सेकुलरिज्म है इस पर बहुत ज्यादा आज फोकस पूरी सुनवाई में किया गया है और एसजी मेहता की तरफ से इसको बार बार कहा गया है। सवाल ये उठ रहा है, लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री हो जाएगी, अगर वो मेजॉरिटी में भी आ जाते हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या परेशानी है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या बाकी और तमाम दूसरे रिलीजन के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर, सिख रिलीजन के अंदर, क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को एंटर होने की उस तरह से जितना से वक्फ बोर्ड के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं? मैं एक बड़े मंदिर का वो बनना चाहता हूं, ट्रस्टी बनना चाहता हूं, कमाल फारूक नहीं हूं, मुसलमान हूं, वुड दे अलाउ मी? आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई वांट टू सी द अकाउंट्स ऑफ ऑल द गुरुद्वारास, ऑल द मस्जिद, ऑल द मंदिर। वुड दे अलाउ मी टू गो टू द मंदिर? वुड दे अलाउ मी? Number 1. Number 2, I am not living in a Islamic country. I am living in a secular country. सेक्युलर कंट्री का मतलब यह है कि सारा मेरा लॉ है जो है वो एज पर दी एक्ट है। मेरा जो चेयरमैन अपॉइंट होता है उसका पता है, गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल है कि उसी सारी चीजों को वो देखते हैं कि किस तरह से गवर्नर और वो सब कुछ उसके अंदर होते हैं सब लोग। तो जब अच्छा, अगर दूसरी बात और है, अगर वक्फ के अंदर या चर्च के अंदर या मंदिर के अंदर या किसी और जगह पर अगर हेरा फेरी होती है, अगर किसी की जमीन वो बेच लेते हैं, डोंट यू थिंक इट्स ए क्राइम? क्राइम तो वो चल रहा है। अगर चर्च की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो भी फंसेंगे, मुसलमान बेचेंगे तो भी फंसेंगे, हिंदू बेचेंगे तो भी फंसेंगे। व्हाट्स न्यू इन इट?
हम तो कहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसा कर रहा है, अगर कोई मुतवल्ली ऐसा कर रहा है कि वक्फ की जायदाद को बेच रहा है, लॉ इज देयर। और फिर उस चेयरमैन के ऊपर जो बंदा है वो तो डीएम बैठा हुआ है भाई। डीएम सारे मुसलमान थोड़े ही हैं, सारे 90% तो उसमें नॉन मुस्लिम होते हैं। तो सेक्युलर तो हमारी नस नस में बसा हुआ है भाई सेक्युलरिज्म। ये कहाँ की बात कर रहे हैं ये? ओके ओके, आपके पास मैं लौट रही हूँ कमाल साहब। यूसुफ साहब को डिबेट में शामिल करूंगी। यूसुफ साहब, आपने पूरा बिल आपने देखा होगा, आप इस मामले को बहुत करीबी से आपने वक्फ के पूरे कानून को, इस सबको आपने देखा है। आपके क्या एतराजात हैं? जो पूरी सुनवाई चल रही है, कहाँ जाता हुआ आप इसको देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप जब मुसलमानों की बात करते हैं तो आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब आप मंदिरों की बात करते हैं, चर्चों की बात करते हैं, जब गुरुद्वारों की बात करते हैं, तो ये लफ्ज आप लेकर नहीं आते हैं? वहां आजादी है, यहाँ क्यों पाबंदी है? यहाँ आप नॉन मुस्लिम्स की क्यों एंट्री चाहते हैं? दूसरा सवाल जो लोगों के जहन में है और जो डर है, उनको ये लगता है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर डिस्प्यूट किया जा सकता है। तीसरा कि आपने डीएम को अथक पावर दे दी है, मतलब आपने एक तरह से वक्फ का नाउजुबिल्ला उनको खुदा बना दिया है। ये इस तरह से है जो एतराजात हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी शाहिद भाई ने और कमाल भाई ने बहुत बारीकी से समझाया सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। इससे पहले जब हमने एक बार डिस्कस किया था पिछले काफी दिन पहले, तो मैंने आपको एक इशारा किया था कि सरकार कोई ना कोई पेच इसके अंदर फंसाएगी, जैसे कि हर मामले में होता है। और मैंने एक सवाल और उठाया था कि जब जितने भी मुसलमानों से रिलेटेड जितने रिलीजियस मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सब में मुस्लिम पक्ष हारा है। चाहे वो वायुसेना से एक नौजवान जिसने दाढ़ी रख ली थी उसको निकालने का मैटर हो, या मस्जिद का एक मैटर रहा हो कि तो इस्माइल बनाम, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बाबरी मस्जिद से पहले वो आया था, बाबरी मस्जिद का एक फैसला है ही, फिर ट्रिपल तलाक का फैसला है। तो आज जो बुनियादी सवाल आया है, घूम फिर के मामला फिर वही आ गया है। देखिए, कानून में क्या हो, बहस क्या हो रही है, तो शाहिद भाई अंदर बहस में होते हैं, उनको ज्यादा उसकी जानकारी होगी, और हम उसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो बुनियादी सवाल है कि साहब ये क्या वक्फ इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं है, ये वही सवाल है जो मस्जिद के मामले में भी आया था कि साहब क्या मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, और क्या ट्रिपल तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, और क्या दाढ़ी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। तो ये सवाल लाके यहाँ फंसाया जाता है। ये पूरा एक क्या कहना चाहिए इसको कि फिक्स मैटर है। और मुझे शुरू से लग रहा था कि कुछ भी हो मामला यही लाके फंसाया जाएगा कि क्या वक्फ एक इस्लामी प्रैक्टिस का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो जब आप दाढ़ी के बारे में बात करते हैं, दाढ़ी क्या अनिवार्य है, जरूरी है इस्लाम में, फिर आप फंस जाते हैं। कमाल भाई फंस जाएंगे, सलमान खुर्शीद फंस गए थे उसके अंदर, जब जज ने पूछा इस्लाम क्या दाढ़ी है, मैं भी फंस जाऊंगा, कोई मेरी भी छोटी सी दाढ़ी है। तो इस तरह से फंसाया जाता है, वही घूम फिर के मामला आ रहा है। सरकार का इंटेंशन पहले दिन से साफ है, जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल बनाया गया था, और इसका जो डॉक्यूमेंट सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, जिसके बारे में इसके उद्देश्य क्या है, मकसद क्या, वो बताया गया। वो इसका मकसद ये है ही नहीं कि साहब वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे संरक्षित करेंगे, उसको कैसे बचाया जाए। इसका तो मकसद ये है कि साहब वक्फ के नाम पर जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने हथियार, अकॉर्डिंग टू देम, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वक्फ ने जिन प्रॉपर्टी में दावा कर रखा है, उन प्रॉपर्टी को वक्फ से कैसे बचाया जाए। वो पीआईबी की वेबसाइट पे 2-3 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, और दीगर लैंग्वेजेस में भी होगा। उसमें साफ लिखा हुआ है और कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि साहब तमिलनाडु में पूरा गांव वक्फ कर दिया गया, कर्नाटक में ये कर दिया गया। तो और जिस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी को, चूंकि वक्फ बाय यूजर को आखिरी वक्त में सरकार ने कहा कि जिस दिन बिल लागू होगा उससे पहले वक्फ बाय यूजर को हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन उस पर जो डिस्प्यूटेड है उन डिस्प्यूट का जो मामला वो कोर्ट में तय होगा। और इसीलिए आपने देखा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। डिस्प्यूटेड कैसे बनाया जाता है, भाई कोई आदमी मेरे घर पे आके दावा कर दे कि साहब ये यूसुफ अंसारी का घर नहीं है, ये तो मेरा घर है, मेरे बाप दादा ने खरीदा था, और वो कोर्ट में डाल दे, उसके बाद वो 20-25 साल के लिए मामला निकल विवादित हो गया, वो चलता रहेगा। तो ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कई हजार प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूटेड बना दिया, मध्य प्रदेश में बना दिया, और ये लोग तैयार बैठे हुए हैं कि साहब जैसे वो वक्फ बाय यूजर लागू हो तो हम देखेंगे साहब किसके कागज नहीं है। वो चाहे दरगाह है, चाहे मदरसा है, कुछ मस्जिदें हैं, कुछ खानकाहें हैं, उन सबको ढाने की तैयारी पूरी है। तो सरकार की इंटेंशन पहले दिन से साफ है। सरकार जिस
सोच के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उस सोच के लोग जो है वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी नहीं है। बीजेपी कम्युनल सोच को कम्युनल सोच के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, समाज का एक बड़ा हिस्सा जो उसको वोट देता है, उसकी सोच ऐसी है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो बार बार सरकार के पास, सरकार कोई ऐसा हथियार ढूंढ के लाती है कि साहब उसकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ये लगना चाहिए कि हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं, चूड़ी टाइट कर रहे हैं। तो वही मकसद इसका है। और पिछली जो 4 सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख, उसके बाद से जो हुआ है कि तो सरकार के पास जवाब देता नहीं बन रहा है। पहले दिन ही इसके ऊपर रोक लगने वाली थी, लेकिन सरकार ने फिर एक वक्त ले लिया, फिर वो हलफनामा दाखिल किया गया, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो जो लीगल पहलू उसके है वो तो शाहिद भाई है और दूसरे वकील है, कपिल सिब्बल वगैरह है, राजीव धवन है, सब सलमान खुर्शीद वगैरह भी शायद उसमें है। तो वो सब वहां लीगल लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन परसेप्शन की एक बड़ी लड़ाई है, परसेप्शन की एक बड़ी लड़ाई है। देखिए परसेप्शन खड़ा गया है, एक नैरेटिव खड़ा किया गया है कि साहब वक्फ ने सारी जमीन कब्जा। अरे भाई सारी जमीन वक्फ नहीं कब्जाता है, जो मेरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का भी मैं कुछ हिस्सा दान कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस्लाम तो अलाउ नहीं करता है कि आप अपने जो लीगल वारिस है उनको उनका हक मार दें। इस्लाम तो अलाउ करता है आप अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही आप किसी और को दे सकते हैं, जो आपको वारिस नहीं है, जो लीगल वारिस नहीं है उनको दे, उसको डोनेट कर सकते हैं। तो जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है अब तो उसको लेकर के जो चल रहा है, तो सरकार ने जो अब आज जो मामला घुमाया, जो जैसे कि डिबेट में आया कि साहब ये क्या अनिवार्य हिस्सा है, वक्फ ही नहीं है। कमाल फारूकी साहब ने बताया कि कुरान में इसका जिक्र है, वक्फ का जिक्र है। तो मैंने पहले भी यह अंदेशा जाहिर किया था कि इस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है और ये बहस इस केस को नया मोड़ दे सकती है। जहां तक बात सेकुलरिज्म की है, तो सेकुलर तो हमारा देश है, तो फिर तो सेकुलरिज्म अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी दान करता है और वो एजुकेशन के लिए करता है, अस्पताल के लिए करता है, तो जाहिर सी बात है अस्पताल में किसी एक मजहब के लोग तो आएंगे नहीं मरीज दिखाने के लिए। लाइब्रेरी अगर बनती है या स्कूल कॉलेज बनते हैं तो वहां किसी एक मजहब के, एक जाति के लोग तो पढ़ने सभी लोग आएंगे। तो उस हिसाब से तो जो तमाम दूसरी चीजें हैं जो दीगर धर्मों के लोग चला रहे हैं, धर्मशाला चला रहे हैं या चला रहे हैं, वो भी तो उनका सिस्टम होगा, तो वो उसका निजाम भी सेकुलर होना चाहिए। तो अगर वक्फ बोर्ड के अंदर या वक्फ काउंसिल के अंदर गैर मुस्लिम अगर ये बात कहा जा रही है यूसुफ साहब जी, तुषार मेहता ने अगर ये कहा, जिसको मैं बाद में फिर से रखना चाहूंगी क्योंकि आपने अपने आर्ग्यूमेंट की शुरुआत ही इसी से की है, उन्होंने कहा है कि वक्फ इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, नो डाउट, बट वक्फ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से वो शुरुआत हो रही है जैसे मस्जिद और दाढ़ी की जो आपने बात करी, वही यहाँ पर भी उसी की शुरुआत की जा रही है। तो ये आर्ग्यूमेंट कितनी दूर तक जा सकता है अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इसका हिस्सा है बट ये जरूरी हिस्सा नहीं है? देखिए फिर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। अगर आप किसी भी मजहब के मसले को इस तराजू पे तोलेंगे, इसके अब ये क्या इस्लाम का जरूरी हिस्सा है कि नहीं है, तो भी बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का हिस्सा है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति का मंदिर बनाया जा सकता है साहब जिसने जन्म भी लिया हो और जिसकी मौत भी हुई हो, क्या ऐसे नाम पे मंदिर बनाया जा सकता है? क्या वो हिंदू धर्म का जरूरी हिस्सा है? तो तमाम सारी सवाल उठाएंगे, पंडारा बॉक्स मत खोलिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। तो देश जहां सहूलियत होती है वहां कोर्ट कहता है साहब हम आस्था पर फैसला करेंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला तो आस्था पर हो गया, तो वक्फ बोर्ड में वो आस्था क्यों नहीं मानी जा रही है? भाई बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो उसमें तो कहीं है ही नहीं, ये साबित ही नहीं हुआ कि साहब वहां कोई मंदिर था कि नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा है कि साहब बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, वहां कोई राम मंदिर एग्जिस्ट ही नहीं करता था अयोध्या में। कोई हिंदू स्ट्रक्चर रहा होगा, हो सकता है बौद्ध स्ट्रक्चर रहा हो। तो फिर ये कौन से धर्म का क्या जरूरी हिस्सा है, तो फिर सारे धर्मों पर लागू कीजिए ना इसको। फिर इस्लाम मुसलमानों पे क्यों लागू हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, तो बराबरी पर सब जगह होनी चाहिए, एक जगह नहीं होगी बराबरी। आप हंटर लेके मतलब हमारी जमीन नापेंगे, आप मीटर से दूसरे की जमीन नापेंगे, फिर से ऐसा नहीं चलेगा भाई। एक पैरामीटर बनाइए, उस पैरामीटर सबको कसिए, कसौटी पर कसिए उसको। बिल्कुल। और एक और कमाल साहब अपनी बात को रखिए, एक और बात कही गई थी वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो SC STs हैं उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता था, अब देखिए वो कब्जा नहीं होगा। यानी कि आप ये देखिए जहां वो ये देख रहे हैं एक तरह की यूनिटी बनती हुई नजर आ रही है SC ST और मुसलमानों में, तो उसमें भी दरार डालने का काम, यानी कि हर जगह आपको डिवाइड
करके ही रूल करना है? कमाल साहब। क्लियर जवाब है कि इस्लाम इतना जी प्योर मजहब है कि उसमें किसी किस्म का कोई मिक्सर नहीं हो सकता। अगर किसी ने, ये हिंदू मुस्लिम की तो बात ही छोड़िए आप, अगर किसी की जायदाद की, जो मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है और मैं बेटे को ऑलरेडी जायदाद जो है अपनी ट्रांसफर कर चुका हूं, और फिर मेरे दिमाग में आया नहीं 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 भाई अब तो इसको मैं वक्फ करना चाहता हूं, आई कांट डू इट बिकॉज नाउ द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू माय सन, ही हैज बिकम द ओनर। ये तो मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूं। तो ये अगर सपोज कर लीजिए ऐसा है तो गवर्नमेंट के पास, अब अगर कोई आदमी ये कहता है एससी एससी, जैसे हमारे भाई ने कहा कि लोग बात कहते हैं एससी एसटी, अरे भाई एससी एसटी से ज्यादा तो कोई खतरनाक कानून हो ही नहीं सकता। एससी एसटी की कोई जगह अगर आप कोई जरा सा कब्जा कर ले, उसकी 7 पुश्तें उसको वापस करनी पड़ेगी, इतना सख्त कानून है। आप क्यों नहीं, अगर हमको, तो हम ये कहते हैं कि अगर वाकई वो सिंसियर है इस मामले के अंदर, मुसलमानों के जो सरकर्दा लोग हैं, जो हमारे अच्छे लोग बाग हैं, उनको इकट्ठा कीजिए और उनको एक प्रॉपर्टीज की लिस्ट दे दिए कि मुसलमानों ने एससी एसटी की इतनी जगह जो है ना जबरदस्ती कब्जा करने के बाद उसको औकाफ में कर दी। हम आपको लिख कर देते हैं, अगर ये साबित हो जाएगा हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज वापस कर देंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी आप कुछ भी इल्जाम लगा दो कल को मैं इल्जाम लगा दूं कि फला मंदिर जो बना हुआ था मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, मैं कमजोर पड़ गया ले गए, क्या मैं साबित कर पाऊंगा इसको? अब कितने हमारे मंदिर, कितने और बाकी चीजें, इवन मैं कहता हूं मजार भी कुछ ऐसे कायम हो जाते हैं जो कि जो ऑथोराइज जगह पे नहीं होते, लेकिन वो लीगल थोड़ी हो सकते हैं। लीगल तो वही होंगे जिनकी प्रॉपर्टी है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो सुपरवाइज जो डीएम वगैरह होते हैं, भाई वो कोई मुसलमान नहीं होते, वो तो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। अगर वो इस प्रॉपर्टी को गसब की हुई प्रॉपर्टी नहीं मान रहे हैं तो क्या वो बेईमान है? वो डीएम वगैरह जो हैं, जो उसके सुपरवाइज कर रहे हैं, वो उनको कानून नहीं पता? तो अगर मुसलमान उसके मुल्जिम है तो उससे बड़ा मुल्जिम तो आपका सीनियर ऑफिसर है। आपने कितने डीएम को इस बात की सजा दी है कि उन्होंने और एससी एसटी की किसी जमीन को कब्जा करना मुल्क के अंदर आसान है। एक छोटी सी एप्लीकेशन एक बेचारा एसटी देगा ना, हवा खराब हो जाएगी उन लोगों की। बिल्कुल, एक तरह तो नहीं कह रहा हूं। जी बिल्कुल। और एक तरह का एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है, शायद साहब आपके पास में आ रही है कि एक तरह का एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि मानो कि ये कहा गया कि वक्फ जो है, चाहे वो बोर्ड है, काउंसिल है, वो दरअसल भूमाफियाओं का अड्डा बन गया है, ये कहा जा रहा है। और ये भी कि आप ये देखिए कि जहां जिसकी मर्जी आती है वो एक तरह से, जैसे माना कि मैंने कोई जमीन है, वहां मैंने ईंट रख दी और मैं ये कह दूं कि ये तो अब वक्फ की है, यानी कि अब इस पर मेरा कब्जा है। इसी तरह से जो दूसरे मजहब के लोग हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे मानो कि मुसलमान जो है किसी भी जमीन को हथिया लेते हैं, उसको वक्फ बना लेते हैं और उसके बाद वो उनकी हो जाती है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर तक ये कहा गया था कि संसद की जमीन को भी ये कहा गया था, ये क्लेम किया गया था, ये तक बात बोली गई थी पार्लियामेंट के अंदर। तो शाहिद साहब जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, देखिए कोर्ट क्या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कह रही है, उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट तो तथ्यों पर चलती है। जो अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उनकी बिना पर आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है ये कानून रद्द हो जाएगा या इस पर रोक लग जाएगी? देखिए, जब भी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो लोग जिसको पसंद ना करें तो एक नैरेटिव तैयार करती है उस कानून को मनवाने के लिए। आपको याद होगा कि एक बार यूएपीए से पहले जब टाटा लेके आए थे तो टाटा के लिए पूरा देश उसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन तभी पार्लियामेंट के अंदर अटैक हो जाता है तो पूरे देश ने कहा जी हाँ इसे लागू करिए। ऐसे ही जब लाल किला शूट आउट हुआ था तब भी ऐसे हुआ था कि एक दूसरा आतंकवाद का कानून लेके आ रहे थे, पूरा देश उसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन फिर ये हो गया तो सबने कहा जी हाँ कर दीजिए। अब जब यहाँ पर ये इन्होंने खुद ये कहा पिछली मरतबा अपने आर्गुमेंट के वक्त में पहली डेट पर कि साहब हम 10 साल से इस कानून की तैयारी कर रहे थे, 10 साल से कानून की तैयारी कर रहे थे। जब ये कानून को लेके आए तो उससे पहले ही, फौरन उससे पहले ही इन्होंने क्या किया कि साहब महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने फला गांव को डिक्लेयर कर दिया कि हमारा है, कर्नाटका के अंदर या तमिलनाडु के अंदर जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहां पर साहब एक गांव को नोटिस दे दिया ये हमारी जमीन। जब उन वक्फ बोर्ड से इस बात की तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है और ऐसे कोई नोटिस दे भी नहीं सकते, अगर कोई ऐसा नोटिस है तो खामा-खा की बात है। ऊपर से वक्फ ट्रिब्यूनल है, आपके नोटिस देने से कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो जाती। और दूसरी बात यह है कि नोटिस
वक्फ बोर्ड दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो पावर सीईओ के पास दे दी है। सीईओ जब उस पावर को एग्जीक्यूट करेगा, पहले सीईओ के पास थी, उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल को वो पावर दे दी, यानी कि ट्रिब्यूनल ही कोई भी ऐसी नोटिस जारी कर सकता था, वक्फ प्रॉपर्टी से खाली कर दीजिए, फला कर दीजिए। तो इन्होंने एक ही नैरेटिव चलाया यहाँ पर, तो नैरेटिव के तौर पर ये बात थी। उसके अलावा पूरे मुल्क से चैलेंज के साथ हम तो ये बात कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं, एक प्रॉपर्टी ले आइए साहब, जो आपकी एक प्रॉपर्टी हो, जिसको वक्फ बोर्ड आपसे लेके बैठा हो। होता दरअसल क्या है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर लोगों ने कब्जे कर लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी लोग बेच देते हैं, उन वक्फ की प्रॉपर्टियों को खरीद के कब्जे करके फिर कहते हैं साहब ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब ये जो क्लेम है सरकार का, देखिए कितना गलत है, एक ही एग्जाम्पल से साबित हो जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं। मेरे नाम से, मैंने शाहिद अली के नाम से दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी, 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली दफा 51 को वायलेट करके। दफा 51 क्या कहती है वक्फ एक्ट 1995 की, कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को भारत की सरकार एक्वायर नहीं कर सकती जब तक कि चेयरमैन उसकी परमिशन ना दे दे, दूसरी बात वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन ना दे दे, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ये तीनों चीजें पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उसकी परमिशन दे, और वक्फ बोर्ड को कंपनसेट करे। दिल्ली में, अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां, जो सबसे छोटी है 25,000 गज की है, भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली दफा 51 को वायलेट करके। ना परमिशन ली गई चेयरमैन, ना वक्फ बोर्ड को कंपनसेट किया गया, ना उनका कोई पब्लिक पर्पस बताया गया, तीनों चीजों को वायलेट करके। जब हमने पिटीशन डाली तो ऑनरेबल हाईकोर्ट वाज आल्सो सरप्राइज्ड। जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि शाहिद साहब आप कहां थे, 70 साल में तुम्हारी प्रॉपर्टियां एक्वायर कर रही है, सरकार कब्जा कर रही है। तो ये जो आज एक नैरेटिव चलाया जा रहा है साहब कि साहब वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली, वक्फ बोर्ड छीन लेता है, वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है, पर खिलाफ उसके हजारों हजार प्रॉपर्टी, अकेले दिल्ली का मैंने आपको 300 का एग्जाम्पल दे दिया, दिल्ली का एक एग्जाम्पल और दे दूंगा आपको, हमारी 990 वक्फ प्रॉपर्टियों पे लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिसके वैकेशन ऑर्डर भी मैंने करवाए हैं। वो पिटीशन भी जो भी नाज़रीन आपके हैं, गूगल पे जाके शाहिद अली वक्फ पीआई डाल के देख सकता है कि यहाँ पर अकेले दिल्ली में 990 प्रॉपर्टियां अलग हैं जो लोगों ने, सरकार ने कब्जा कर रखी है। 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली। तो कितना हमारा सरमाया लूटा गया है, कितना सरमाया हमारा लूटा गया है। रीजन क्या है? क्योंकि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन को सरकार अपॉइंट करती है, मेंबरान को सरकार अपॉइंट करती है। ये सरकार उन प्रॉपर्टी को छीनती है, सरकार के खिलाफ थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो सरकार के कमाऊ पूत है, सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे। इसीलिए हमने अपनी पिटीशन में ये बात कही है कि साहब इसके जो राइट्स है ना, आप मुसलमानों को दीजिए, इलेक्शन करवाइए, इसकी बॉडी वो चुने, उसको नहीं करेंगे। बात क्या कहते हैं साहब इसमें लूट खसोट हो रही है, हम ये वाला लेके आ रहे। भाई लूट खसोट हो रही है ना, तो आप लाइए ना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनाइए, एक जैसा गुरु सदारों के पास है, गुरुद्वारा तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो पोर्टल इलेक्शन पे होता है। रखेंगे सारी जानकारियां, शाहिद साहब वो तो कह रहे हैं पोर्टल पोर्टल पे पे रखेंगे सारी जानकारियां, पोर्टल पे ट्रांसपेरेंसी होगी, पोर्टल हर पे चीज रजिस्टर्ड होगी। पोर्टल पे जानकारियां रखने से वो बच कैसे जाएंगी? अभी भी तो उनका गजट है ना हमारे पास, आपने सिर्फ गजट को एक पोर्टल पे लेके आ गए, नेट पे लेके आ गए। अभी भी वो गजट है ना, गजट की 300 प्रॉपर्टियां सरकार ने छीन ली, 990 प्रॉपर्टियां सरकार ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सबने मिलकर छीन ली। क्या कर लिया हमने उसका? आप पोर्टल में भी डाल दो तो क्या कर लेंगे हम उसका, जब तक उसका मैनेजमेंट हमारे पास नहीं होगा। मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, गुलामों का मैनेजमेंट नहीं चाहिए कि सरकार ने अपॉइंट कर दिए, सरकार ने इलेक्ट कर दिए, सरकार ने नॉमिनेट कर दिए। फिर देश के अंदर इलेक्शन क्यों होता है? पीएम का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन क्यों होता है? अपॉइंट कर देना खाली सरकार। भाई मेरा मन है, मैं फला को, मैं रेशमा खानम को, ये बुशरा खानम को एमपी बना रहा हूँ, मैं कमल फारूकी साहब को एमएलए बना रहा हूँ, मैं अंसारी साहब को मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूँ। नॉमिनेशन कर देना। इलेक्शन क्यों होता है? इलेक्शन इसीलिए होता है ताकि अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, देश तरक्की करे, लोगों के प्रति, लोगों के ताई सब लोग जिम्मेदार हो, जो सरकार है उनके जवाबदेह हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वक्फ बोर्ड की जब बात आती है, सरकार अपॉइंट करेगी साहब, सरकार नॉमिनेट करेगी साहब, वो क्या करेगी? अपने गुलामों को करेगी। वो गुलाम क्या करेंगे? सरकार को खुश करने का काम करेंगे। कभी सरकार लूटेगी, चुप रहेंगे, कभी सरकार के लोग लूटेंगे, चुप रहेंगे, क्योंकि अंडर द टेबल पैसे आ जाते हैं उनके पास। तो ये लूट खसोट को कभी तो खत्म होना चाहिए। अब इन्होंने इस लूट खसोट के नाम पर, कि लूट खसोट हो रही है, बात सही है, मैंने भी खुद एग्जाम्पल दे दिए। 990 प्रॉपर्टियां खाली लोगों ने कब्जा करी, उसका 300 सरकार ने भी कब्जा करी। तो सरकार भी कब्जा करती है, लोग भी कब्जा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि नहीं साहब आपका वक्फ बोर्ड ना गुलाम है, तो हम एक काम करते हैं, आपसे सारी वक्फ प्रॉपर्टियां छीन लेते हैं। ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी।
कितनी बढ़िया बात कर रही है सरकार, देखें। और कितने आपको फायदा होगा। भाई फायदा क्या होगा, एक फायदा नहीं बता सके, पहले दिन की हियरिंग में नहीं बता सके, उन्होंने कहा अगले दिन बताएंगे, अगले दिन नहीं बता सके, कहा एक हफ्ते बाद बताएंगे, एक हफ्ते बाद बोले काउंटर एफिडेविट नहीं बताएंगे, फिर बोले साहब अगली हियरिंग में बताएंगे, कल बताएंगे, जो कल की गुजर गई, आज बताएंगे, आपने पूरी बहस सुनी, कल भी पूरी बहस सुनी। बताइए, एक फायदा उन्होंने बताया कि सरकार से इस कदम से मुसलमानों को क्या फायदा होने जा रहा है, या देश का क्या फायदा होने जा रहा है। हम बताएं, वक्फ प्रॉपर्टियों से, अगर वक्फ प्रॉपर्टियों का संचालन मुसलमानों के हाथ में दे दें, उनका इलेक्शन करवा दे, तो ना सिर्फ मुसलमानों का फायदा होगा, उनके पूरे देश का फायदा होगा। पूरे देश का बजट फाइनेंस करने में हम लोग सक्षम है वक्फ बोर्ड की इनकम के माध्यम से। हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स अच्छे हॉस्पिटल खोलने में सक्षम है। हम पूरे देश को तरक्की करवा सकते हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं, पूरा छीन करके, पता नहीं भाई स्विस में कितना पैसा रखोगे, तो किस काम आएगा तुम्हारे, समझ में नहीं आता लोगों के पैसे की कितनी हवस है, और सरकारों के भी। तो ये दरअसल दर्द है, जिस दर्द को लोग नहीं समझते, जिस दर्द को सरकारें नहीं समझती हैं। जी, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं। और लास्ट 2 सवाल यूसुफ साहब और कमाल साहब से, कंक्लूडिंग कमेंट। यूसुफ साहब, तो फिर ये क्या एक तरह का एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि देखिए, जो पसमानदा मुसलमान हैं और अशरफ और पसमानदा मुसलमान, उनके बीच में भी इस वक्फ के जरिए एक तरह की खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा करके आने वाले बिहार के इलेक्शन में कुछ हासिल करना चाहती है सरकार? क्योंकि इसका कोई भी कदम बिना राजनीति के तो होता नहीं है, बिना बंटवारे की राजनीति के तो होता नहीं है। वो चाहे कुकी मैथी में कराएं, SC ST मुसलमानों में करा दें, अशरफ और पसमानदा मुसलमानों में करा दें, लेकिन है डिवाइड ही करना। नहीं, देखिए, वो बात तो एक बिहार की राजनीति को, बिहार को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल इस्तेमाल करना हो, या वक्फ को लेकर के अशराफिया और पसमानदा का मसला खड़ा करना हो। लेकिन सरकार के जो डॉक्यूमेंट है, जो मकसद है, उसके अंदर तो कहीं भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया है कि साहब इससे पसमानदा मुसलमानों को ऐसे, इस तरह से और इतना फायदा होगा। तो खामोखा की बात है। पसमानदा मुसलमानों की जो लड़ाई है, वो किसी अशराफिया तबके के खिलाफ उस तरह से नहीं है जैसे काशीराम ने शुरू किया था कि साहब इनके मारो जूते चार। वो सिर्फ लड़ाई इतनी है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में उनका रिप्रेजेंटेशन जीरो है नहीं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, बाकी इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। हम तो खुद पसमानदा आंदोलन से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी रैली हमने की है, और हमारे तमाम दोस्त अशराफिया तबके के हैं। कहीं कोई नफरत नहीं है, कहीं कोई डिवीजन नहीं है, और हमारी बात से वो मुत्तफिक भी है। हम जानते हैं कि भाई आजादी के बाद क्या सिर्फ केंद्र सरकार में एक ही अंसारी बिरादरी का मिनिस्टर बने, जियाउर रहमान अंसारी, वो डिप्टी मिनिस्टर है, वो MOS रहे, वो 1.5 साल कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई दूसरा नहीं मिला आपको, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन सरकार ये बता ही नहीं पा रही है कि साहब वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट वो कर रही है, उससे पसमानदा मुसलमानों को कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा, इसका कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, मुस्लिम समाज में डिवीजन करके वोट हासिल करना, हाँ मतलब मैं उसकी बात करूं तो पसमानदा का सवाल उन्होंने पूछा, जहां तक पसमानदा मुस्लिम समाज में अगर ये पिछड़े की खाई पैदा करके बीजेपी का वोट बटोरने की साजिश है, ये तो 2022 से शुरू हुई थी। बीजेपी के हैदराबाद नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि पसमानदा समाज में रीच आउट कीजिए। उसके बाद रामपुर में इनकी बैठक हुई, रामपुर में एक सीट खाली हुई, आजम खान के बेटे की अब्दुल्ला के इस्तीफे या उसके सदस्यता रद्द होने से सवार की सीट खाली हुई, वहां उन्होंने वो अपना दल को वो सीट दी और वो सीट जीत ली। वो एक अलग पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, उसका इस वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ बोर्ड में पसमानदा लफ्ज या पसमानदा मुसलमानों की बात को सिर्फ इसलिए घुसाया जा रहा है कि साहब बीजेपी को कहीं कोई एक ऐसा समर्थक मिल जाए जो पसमानदा, ऑल इंडिया पसमानदा मार्च के नाम पे कुछ लोग एक संगठन चला रहे हैं। मुझे मालूम है उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, कहां से सब होता है, और किस तरह से JPC में उसका रिप्रेजेंटेशन कई जगह से कराया गया, एक ही संगठन का रिप्रेजेंटेशन। तो वो एक अलग वो एक लड़ाई है। लेकिन सरकार बताए तो सही कि भाई क्या फायदा इससे हो रहा है, कोई फायदा कहीं कुछ तो हो। अभी शाहिद भाई कह रहे थे किसी मुसलमान को कोई फायदा बता दीजिए, किसी मुसलमान को बता दीजिए, पसमानदा को हम बाद में पूछ लेंगे भाई। तो सरकार तो बता ही नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को बने रहने देना चाहिए, उसको बढ़ाइए, ताकि तभी आपकी वोट की फसल पक्की होगी, वरना वो कच्ची रह जाएगी। तो वो सरकार अपने उस मिशन पे काम कर रही है। और जैसा कि मेरा पहले से अंदेशा था कि घूम फिर के इसमें भी वो सवाल आएगा कि क्या वक्फ जो है वो इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है कि नहीं है।
तो वो सरकार उसके अंदर घूम फिर के ले आई है। बिल्कुल। और ये पूरे डिस्कशन का जो पूरा आप ये देखेंगे, अगर आप जाकर इसको लाइव अगर आप देख पाएंगे, या अब जो सारा ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग वेबसाइट पर इसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसका आप देखेंगे सारा उसका फोकस जो है वो यही है कि एसेंशियल पार्ट है या नहीं, और सेक्युलर, ये दो चीजें इसी पर आप देखिए पूरे आर्ग्यूमेंट को ही इसके इर्द गिर्द ही घुमाया गया है, और आगे भी लग रहा है इसी के इर्द गिर्द घुमाया जाएगा। बहुत संक्षिप्त में कमाल फारूकी साहब, आपसे इसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया है, क्या आपको लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो पाएगा जिस तरह से आर्ग्यूमेंट पूरा जा रहा है कि हम हर हिंदुस्तानी को आजादी है अपने अपने मजहब के मानने की, अपने अपने फिरके के हिसाब से मानने की, हर कम्युनिटी को आजादी है। तो इसी तरह से मुसलमानों के अंदर अब ये जो फर्क है, हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ भी ये जात बिरादरी का, बदकिस्मती की बात यह है, हिंदुस्तान की एक बात यह भी है कि इस्लाम जिसके अंदर इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये मुसीबत आ गई है जिसके लिए हम वाकई तकलीफ दे बात है, लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान में तो हालत यह है, हमारी मस्जिदों के अंदर, अच्छी बड़ी बड़ी मस्जिदों में इस बात की तफरीक ही नहीं होती कि इमाम कौन है। उसके पीछे फारूकी साहब नमाज पढ़ रहे हैं और अंसारी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, दैट्स ए कॉमन थिंग। आप हमारी मस्जिदों में चले जाइए, कब्रिस्तान में कोई इस तरह का नहीं होता कि मसलन यहाँ तो सिर्फ अंसारी होंगे, यहाँ तो सिर्फ फारूकी होंगे, कुछ नहीं होता। बल्कि ये काम तो जो दूसरी जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर है, हिंदू कम्युनिटी में जो आप जात बिरादरी के आ जाए, उनको आप इंसान कब समझते हो? आप तो इंसान ही नहीं समझते, उनको बराबर में नहीं समझते, उनका साथ में खाना नहीं खा सकते। हमारा तो यह है कि अंसारी साहब का झूठा मैं खाऊंगा, मेरा झूठा अंसारी साहब खाएंगे, दैट्स ए पार्ट ऑफ माय रिलीजन। और जो इस बात को नहीं मानेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अंसारी साहब नमाज पढ़ाएंगे, फारूकी साहब नमाज पढ़ेंगे, सिद्दीकी साहब नमाज पढ़ाएंगे, अंसारी साहब नमाज पढ़ेंगे, दैट इज द कंसेप्ट। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, और ये सिर्फ अपने यहाँ की खराबी को पैदा कर जो है वो हमारे यहाँ ला रहे हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हम इस तकलीफ से अब बिल्कुल पार हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बेवकूफ लोग बाग हैं, लेकिन वो हमारे हिंदू कल्चर का एक हिस्सा हमारे अंदर आ गया है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जात बिरादरी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान वुला से लेकर आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और लेकिन इसको हवा और आग दोनों देने की कोशिश की जा रही है, वो भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, खासतौर पर आने वाले बिहार के प्रोस्पेक्ट में। और आपको पता है प्रशांत किशोर जो है वो कैसे रीच आउट कर रहे हैं सबको लेकर, वो भी सबको पता है, कुछ छुपा नहीं। लेकिन बात यहाँ वक्त की, क्योंकि इसमें ये एंगल भी लाया गया, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पर किया गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि कल जब इसको लेकर सुनवाई शुरू होती है तो क्या ये मामला कल कंक्लूड होता है या नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से, कल जिस तरह से दलीलें दी गई हैं, वो साफ तौर पर ये लगता है कि सरकार की तैयारी बेहद कमजोर है और मुस्लिम पक्ष की तैयारी बहुत मजबूत है। सारे आर्ग्यूमेंट से ये साफ तौर पर जाहिर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, कमाल साहब आपका, यूसुफ साहब आपका, और शाहिद साहब आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।